Hello, my dear students. Welcome to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का ये वीडियो आपका जूलॉजी का वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपका जो जूलॉजी का पेपर है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये 2023-24 का पेपर है, यानी कि अभी जो पेपर होने वाले हैं ये उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ये पता लगेगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सो गाइस, हम लोग चलते हैं सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है गैप जंक्शन के बारे में। सो गाइस, गैप जंक्शन क्या होता है? तो ये होता है जो आपकी दो कोशिकाएं होती है ना, उनके बीच एक प्रकार का संबंध होता है जो उन्हें एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है। इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन। क्या होता है गैप जंक्शन? गैप जंक्शन दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच एक प्रकार का संबंध होता है जो उन्हें एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है। ये किससे बने होते हैं? तो जो आपके गैप जंक्शंस होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनलों से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कोशिका आच्छंद यानी कि आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके बारे में आपको बताना है। ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों क्या होता है? तो ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये एक प्रकार की एक चिपचिपी और सुरक्षात्मक परत होती है। ठीक है, चिपचिपी और सुरक्षात्मक परत होती है जो कई जानवरों की कोशिकाओं के बाहरी सतह पर पाई जाती है। जो आपके बहुत सारे जानवर होते हैं उनकी कोशिकाओं की जो बाहरी सतह पे पाई जाती है उसे हम कहते हैं कोशिका आच्छंद, उसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। इस परत को हम लोग कोशिका कोट भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका कोशिका कोट। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको एंडोसाइटोसिस के बारे में बताना है। बच्चों, एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस जो होता है ना, यह एक प्रकार की क्या होती है? आपकी प्रक्रिया होती है। एंडोसाइटोसिस एक प्रकार की आपकी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं उनको बाहरी पर्यावरण से अपने अंदर, मतलब क्या करती है, बाहरी पर्यावरण से जो भी पदार्थ आ रहे होते हैं उनको अपने अंदर ग्रहण करती हैं। इसे कोशिका झिल्ली के द्वारा घेर कर अंदर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो कोशिका है वो बड़े मॉलिक्यूल्स, कणों और यहाँ तक कि अन्य कोशिकाओं को भी अपने अंदर ले जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर यह आपकी क्या है बच्चों? एक प्रकार की प्रक्रिया है। एंडोसाइटोसिस के ना प्रकार भी होते हैं, जैसे कि इसका होता है फैंगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है? तो इसका महत्व ये होता है कि ये क्या करती है, जो कोशिकाएं होती हैं ना उनको पोषक तत्वों का अवशोषण करवाती हैं और उनकी रक्षा में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आपका डीएनए यानी कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे इसके आंसर में कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड है यह एक अणु होता है। क्या है न्यूक्लियोटाइड? एक अणु है जो न्यूक्लियस एसिड, जो आपके न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आपके डीएनए और आरएनए का बुनियादी निर्माण घटक होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये किसका घटक है? आपके डीएनए और आपके आरएनए का, आपके डीएनए और आपके आरएनए का बुनियादी निर्माण घटक ये है। और इसके जो महत्वपूर्ण इसमें अणु होते हैं जो कि हमारी जो आनुवांशिक जानकारी होती है उसको संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, इसके कार्य क्या क्या है न्यूक्लियोटाइड के? तो मैं आपको बता दूं, पहला जो इसका कार्य है न्यूक्लियोटाइड का वो है आपकी आनुवांशिक जानकारी। दूसरा है ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, ये दोनों आप लोग इसमें लिख सकते हैं। देन है आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो क्या होते हैं? तो ये आपके एक प्रकार के, पहले तो आप ये लोग लिख देंगे कि ये एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के आपके साइटोस्केलेटन की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? साइटोस्केलेटन की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते हैं।
और ये जो आपके प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका अल्फा ट्यूबुलेंस एंड दूसरा होता है आपका बीटा ट्यूबुलिन। ओके गाइस, सो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके कार्य आप लोग बता सकते हैं। ट्यूबुलिन के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोशिका का विभाजन करना, है ना, माइटोसिस और मियोसिस की जो प्रोसेसेस होती हैं आपकी, ठीक है, वो इसकी हेल्प से होती हैं। आंतरिक परिवहन और आपका कोशिका का जो आकार और गति है। चिकित्सा में भी हम ट्यूबुलिन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी दवाएं जो होती हैं उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीसीआर के बारे में आप लोगों को बताना है कि जीपीसीआर क्या है। जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स इनको हम लोग बोलते हैं, जो कि रिसेप्टर्स की ही लार्ज फैमिली से आते हैं। और यहाँ पर जो है इनका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो आपस में बातचीत करते हैं। सो हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें सिग्नलिंग का जो काम होता है वो ये लोग करते हैं। जीपीसीआर जो कोशिका झिल्ली पर ये पाए जाते हैं और सिग्नलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। यानी कि बाहर से जो संकेत आ रहे हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए आपके, उनको ये लोग पहचानते हैं और अंदर कोशिकाओं में भेजते हैं, जो जी प्रोटीन द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। जी प्रोटीन के भी बच्चों 3 प्रकार हैं, आप लोग उनके बारे में बताएंगे और इनका महत्व बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसपे हमें एपोप्टोसिस के बारे में बताना है बच्चों। ये है हमारा एपोप्टोसिस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में। सो ये एक नियोजित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है। क्या है ये? कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है, जिसमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो एक संगठित और नियंत्रित तरीके से मर जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? मर जाती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें बताना है एलिफेंटियासिस क्या होता है। एलिफेंटियासिस को हम लोग कह सकते हैं आपका फील पाँव रोग, ठीक है। फील पाँव रोग ये क्यों होता है? तो ये होता है फिलेरियर कीड़े की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों? यह होता है आपके फिलेरियल कीड़े की वजह से, और इसको हम लोग लिम्फेटिक फ्लेरियासिस भी कहते हैं। लिम्फेटिक फ्लेरियासिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, खास करके जो हमारे लेग्स होते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है पैरों के अंदर। और यह क्यों होता है? ये होता है संक्रमित मच्छरों के काटने की वजह से। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? अब क्योंकि रोग है तो हर एक रोग के लक्षण होते हैं, तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? पहला लक्षण होता है कि विशेष रूप से जो आपके पैर और हाथ और जनांग होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। जो आपकी त्वचा है वो मोटी और कठोर हो जाती है, और जो भी क्षेत्र आपका प्रभावित होता है वहाँ पर बार बार आपको क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका एलिफेंटियासिस। अब हम बताएंगे कप्पा कण के बारे में। कप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? सो यहाँ पर जो आपके कप्पा पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक आप लोग समझते ही होंगे सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज ये होते हैं, एंड पैरामीशिया आप लोग इन्हें कह सकते हो। ये सर्टेन टाइप ऑफ पैरामीशियाज के अंदर ये लोग पाए जाते हैं। जो भी इनका काम है वो ये है कि टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं ये, और सेल की डेथ में हेल्प करते हैं। इनकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। और अगर कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम में मिलते हैं तो ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल होता है। पैरामीशियम आप लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक में। तो कप्पा कण क्या है? एक प्रकार के संपर्की बैक्टीरिया हैं जो कुछ प्रकार के पैरामीशियम में पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया विष उत्पन्न करते हैं जो अन्य पैरामीशियम कोशिकाओं को मार सकता है। कप्पा कणों का अस्तित्व संपर्की और आनुवांशिक वंशानुक्रम का एक उदाहरण है। उसके बाद कप्पा कण के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या है? अब ये एपिस्टेसिस है एक प्रकार की आनुवांशिक प्रक्रिया। क्या है बच्चों एपिस्टेसिस? तो यह है आपकी एक प्रकार की आनुवांशिक प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं एपिस्टेटिक। जो आपका जीन होता है ना, इसमें एक जीन का प्रभाव अन्य जीनों द्वारा प्रभावित या दबाया जाता है। तो दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो इसको, कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को मास्क यानी छुपा सकता है या उसे बदल सकता है, जो क्रोमोसोम पर अलग स्थान पर स्थित होता है। इसे हम लोग कहते हैं एपिस्टासिस। यहाँ पर आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हो कि कुत्तों के कोट रंग के मामले में एक जीन पर दूसरा जीन का जो रंग है वो हमें दिखाई देता है। जैसे कि जिस कुत्ते का रंग पीला हो सकता है चाहे आनुवांशिक कारक जो भी हो, ठीक है।
सो यहाँ पर कुत्ते का रंग जो पीला होता है वो इनकी वजह से हो सकता है, आई थिंक। सो नाउ अब हम चलेंगे हमारे सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी में आपको बताना है कि सेल एडहेशन मॉलिक्यूल यानी कि कोशिका आसंजन अणु का आपको वर्णन करना है और आपको पैरोक्सिसोम्स के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कोशिका चक्र एवं उसके नियमन का आपको वर्णन करना है और उदाहरण देके बताना है एकाधिक एलील क्या होता है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिकॉज इसमें आपको डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बताकर उनके बीच का डिफरेंस आप लोग बता देंगे। उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम बनाना है विद लेबलिंग और फिर आपको बताना है युग्मों की शुद्धता के नियम का उपयुक्त उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। जो युग्म होते हैं उनकी शुद्धता, ठीक है, उपयुक्त उदाहरण देकर उसका आप लोगों को वर्णन करना है। फिर आपको ट्रिप्नोसोमा जो होता है उसके लाइफ साइकिल के बारे में और उसकी रोगजन्यता का जो उसका वर्णन आप लोग करेंगे, उसकी रोगजन्यता का। फिर सेक्शन नंबर सी में आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पहले पूछा जाएगा कि जो आपका समसूत्री विभाजन यानी कि जो आपका माइटोसिस होता है उसको आपको विद एग्जाम्पल्स बताना है, चित्रों के साथ बताना है। फिर साइटोस्केलेटन क्या होता है और उसका रोल क्या है सेल डिवीजन के अंदर, आप लोग वो बताएंगे। साइटोस्केलेटन क्या है। फिर आपको कोई 3 करने हैं यहाँ पर। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो बताएंगे। या फिर आप जो एपोप्टोसिस जो होता है उसके आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। एपोस्टोफिस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। इसके आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे कि इसके क्या क्या आपके लक्षण होते हैं, ठीक है। कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया होती है ये। फिर आप लोग डाउन और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताएंगे, डाउन सिंड्रोम जो होता है, और वायरसों के सामान्य लक्षण आप लोग बताएंगे। देन लास्ट जो आपका 13th क्वेश्चन है उसमें आप लोग न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के केंद्रक की संरचना एवं कार्य का आप लोगों को वर्णन करना है। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके के और भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आप किसी भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके गाइज़।